हेलो एवरीवन, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अनसीन पैसेज की क्लासेस। तो उसमें आपको हमने 2 क्लासेस दे चुके हैं जिनमें हमने 2 अनसीन पैसेज आपको सॉल्व कराए थे, 2 अपठित गद्यांश सॉल्व कराए थे। और मैंने जैसे आपको बताया था कि ये गद्यांश आपको सीटेड और एमपीटेड दोनों में ही हेल्प करेंगे। ठीक, तो आज हमारे तीसरे अपठित गद्यांश की क्लास है। आज हमने तीसरा गद्यांश लिया है। तो जैसा मैंने आपको इसको सॉल्व करने के रूल अपने पहली क्लास में बता चुकी हूँ, एक बार रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है। जनरली हम इस चीज़ को नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, हम सोचते हैं इतना लंबा गद्यांश कौन पढ़ेगा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता और ये बिल्कुल गलत तरीका होता है हिंदी के लिए। ऐसा तरीका सही माना जाता था जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होते थे। हम सीधा क्वेश्चन पढ़ते थे और क्वेश्चन से रिलेटेड शब्द हम अपने अनसीन में ढूंढते थे और मिलते जुलते आंसर दे देते थे। लेकिन अब एग्जामिनर हमें ऑप्शन देता है और कई बार हमारे 4 ऑप्शन हमें सही लगते हैं। तो इसलिए सही तरीका यही है कि आप सबसे पहले ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बार, लेकिन समझते हुए उस गद्यांश को अवश्य पढ़ें। हिंदी में होगा तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। हमारा गद्यांश है गद्यांश नंबर 3। पहले इसको पढ़ते हैं। आसमान में मुक्का मारना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं माना जाता, नहीं समझा जाता। बिना लक्ष्य के तर्क करना भी बुद्धिमानी नहीं है। आसमान में मुक्का मारने का अर्थ क्या है? निरर्थक कार्य करना। ठीक, क्योंकि आसमान में मुक्का मारा नहीं जा सकता, इसे हम बुद्धिमानी नहीं कहेंगे। बिना लक्ष्य के तर्क करना भी बुद्धिमानी नहीं है। हमें भली भांति समझ लेने की आवश्यकता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य लेके नहीं बैठे हैं और सिर्फ तर्क करे जा रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। हम जो कुछ प्रयत्न करने जा रहे हैं वे किसके लिए है? साहित्य हम किसके लिए रचते हैं? इतिहास और दर्शन क्यों लिखते हैं, क्यों पढ़ते हैं? राजनीतिक आंदोलन किस महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए करते हैं? मनुष्य ही वह बड़ी चीज़ है जिसके लिए यह सब किया करते हैं। यानी कि जितना भी साहित्य रचा जा रहा है, जितना भी इतिहास और दर्शन लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, राजनीतिक आंदोलन जो किए जा रहे हैं, वो किस सब के लिए, ये सब किसके लिए किया जा रहा है? मनुष्य के लिए। मनुष्य ही वह बड़ी चीज़ है जिसके लिए सब यह किया करते हैं। हमारे सब प्रयत्नों का एक लक्ष्य है, मनुष्य वर्तमान दुर्गति के पंख से उद्धार पाए। पंख का अर्थ आप जानते होंगे, पंख का अर्थ होता है कीचड़, कीचड़ या मैल। ठीक, तो दुर्गति का जो मैल है उससे उद्धार पाए और भविष्य में सुख और शांति से रह सके। वह शास्त्र, वह ग्रंथ, वह कला, वह नृत्य, वह राजनीति, वह समाज सुधार जंजाल मात्र है जिससे मनुष्य का भला नहीं होता है। ठीक, मनुष्य आज हाहाकार के भीतर त्राही त्राही पुकार रहा है। यानी हाहाकार तो कर रहा है कि बचाओ, चलिए उसके अंदर कहीं ना कहीं बचाओ बचाओ की चीज़ें भी निकल के आ रही हैं। वो अंदर ही अंदर इन सारी चीज़ों से परेशान भी हो रहा है। ठीक, हमारे राजनीतिक और सामाजिक सुधार से अन्न वस्त्र की समस्या सुलझ सकती है, किंतु फिर भी मनुष्य सुखी नहीं बनेगा। यानी कि हमारे राजनीतिक और सामाजिक जो सुधार हैं वो अन्न वस्त्र की समस्या तक तो सुलझा सकते हैं, लेकिन हम फिर भी सुखी नहीं होंगे। मनुष्य सुखी नहीं बन सकेगा। उसे सिर्फ अन्न वस्त्र से ही संतोष नहीं होगा, इसके बाद भी उसका मनुष्य बनना बाकी रह जाता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को अन्न और वस्त्र पकड़ा दें और उसको संतोष हो जाए। साहित्य वही काम करता है। क्या काम करता है? मनुष्य बनाने का। मनुष्य नामक प्राणी तो पशुओं में ही एक विकसित प्रजाति है, और यदि मनुष्यता के गुण और मूल्य उसमें नहीं है तो वह मनुष्य नामक पशु ही है, मनुष्य नहीं कह सकते, मनुष्य नहीं है। यानी कि इस धरती पर जितने भी पशुओं की प्रजाति है, लेखक कहता है कि मनुष्य नामक प्राणी भी उन पशुओं की एक विकसित प्रजाति है, बस इसका विकास ज़्यादा हो गया है। लेकिन अगर उसमें मनुष्यता नहीं है, मानव के मूल्य नहीं है, वो गुण नहीं है, तो वह मनुष्य नामक एक पशु ही है, उसे हम मनुष्य नहीं कह सकते। भोजन करना, सोना और वंश वृद्धि जैसे काम प्रकृति के द्वारा तय हैं। ये काम तो नेचर करती है हमारे लिए। मानव बनने के लिए उसे जो दृष्टि चाहिए उसे पाने में साहित्य सहायक हो सकता है। ठीक, यानी कि कुछ कार्य तो ऐसे हैं जो प्रकृति के द्वारा नियत है, तय हैं, वो काम तो प्रकृति करती है। उससे अलग उसे जो मनुष्य बनने के गुण चाहिए वो कहाँ से मिलेंगे? उसे साहित्य से। तो साहित्य सहायक हो सकता है उसके मनुष्य बनने के भाव में।
ओके, ये हमारा अनसीन हुआ। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो हमारा पहला प्रश्न है, आसमान में मुक्का मारने से आशय है। आशय का अर्थ तो आप समझते हैं, तात्पर्य कहते हैं लोगों का ध्यान आकर्षित करना, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना, वीरतापूर्ण कार्य करना या निरर्थक कार्य करना। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था पहली लाइन में ही कि आसमान में मुक्का मारना एक निरर्थक कार्य माना जाता है, क्योंकि आसमान में मुक्का कोई मार नहीं सकता है। ठीक, तो ये क्या है इसका सही आंसर? डी, निरर्थक कार्य करना। ओके, सेकंड, बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी क्या नहीं है? निरुद्देश्य तर्क करना, राजनीतिक आंदोलन करना, निष्फल कार्य करना या आसमान में मुक्का मारना। अच्छा, अब अगर हम देखें तो एग्जामिनर राइटर हमारा कह रहा है बुद्धिमानी नहीं है, तो राजनीतिक आंदोलन करना एक बार को बुद्धिमानी मानी जा सकती है, लेकिन बाकी तीनों ही बुद्धिमानी के अंदर नहीं आते। मतलब निरुद्देश्य तर्क करना भी बुद्धिमानी नहीं माना जाता, आसमान में मुक्का मारना भी बुद्धिमानी नहीं माना जाता, और निष्फल कार्य करना भी बुद्धिमानी नहीं माना जाता। जब हमारे 3 आंसर सही हैं तो सीधी सी बात है, हम सीधा अनसीन पे आएंगे। अनसीन हमारा कहता है कि आसमान में मुक्का मारना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है, यानी कि मेरा सही आंसर क्या होगा? थर्ड। 3 आंसर सही होने के बावजूद, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार आपके 1 से अधिक आंसर सही हो सकते हैं, वहाँ पर आपकी प्रायोरिटी अनसीन से निकल के आएगी। तो अनसीन से जो हमारी प्रायोरिटी निकल के आती है वो क्या निकल के आती है? पहले लाइन से, यानी कि सही आंसर क्या होगा? आसमान में मुक्का मारना। ओके, थर्ड, साहित्य, कला, नृत्य आदि व्यर्थ हैं यदि उनसे मनुष्य का हित न हो सके। साहित्य, कला, नृत्य आदि व्यर्थ हैं यदि उनसे मनुष्य का हित न हो सके, लक्ष्य न पाया जा सके, धन न कमाया जा सके या यश न प्राप्त हो सके। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, अनसीन हमारा कहता है साहित्य, कला, नृत्य आदि सब व्यर्थ हैं यदि उनसे मनुष्य का कोई हित नहीं हो सकता। ये देखिए, जिनसे मनुष्य का भला ना होता हो वो सब व्यर्थ हैं, जंजाल मात्र हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ए, मनुष्य का हित न हो सके। ठीक, नेक्स्ट, अन्न वस्त्र आदि की समस्याएं हल हो सकती हैं। कैसे हल हो सकती हैं? अच्छे साहित्य से नहीं, सामाजिक सुधारों से, आवश्यकताओं की पूर्ति से या राजनीतिक आंदोलनों से। तो देखिए, हमारे अनसीन के हिसाब से क्या है? राजनीतिक और सामाजिक सुधार से अन्न वस्त्र की समस्या सुलझ सकती है। अनसीन में ही हमें आंसर मिल रहे हैं अभी तक, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सामाजिक सुधारों से। सी इज द राइट आंसर। हाँ, नेक्स्ट, मनुष्य के हित के लिए प्रकृति द्वारा तय कार्यों में नहीं है। मनुष्य के हित के लिए जो कार्य प्रकृति ने तय किए हैं उनमें कौन सा कार्य नहीं है? अन्न वस्त्र की पूर्ति, वंश वृद्धि, सोना या भोजन करना। तो देखिए, हमारी थर्ड लाइन में दिया गया है भोजन करना, सोना और वंश वृद्धि जैसे काम प्रकृति के द्वारा तय हैं, यानी कि प्रकृति के द्वारा हमारे 3 काम तय हैं। हमारा कौन सा काम तय नहीं है? पहला, अन्न वस्त्र की पूर्ति। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ए। ठीक, ओके, नेक्स्ट, मनुष्य एक पशु ही है यदि उसमें साहित्य के प्रति रुचि ना हो, मानवीय मूल्य ना हो, संपन्नता ना हो या सामाजिकता ना हो। तो देखिए, मनुष्य नामक प्राणी तो पशुओं में ही एक विकसित प्रजाति है, यदि उसमें मनुष्यता के गुण और मूल्य नहीं है तो वह मनुष्य नामक पशु ही है, यानी कि उसमें क्या नहीं है? मानवीय मूल्य। अगर किसी मनुष्य के अंदर मानवीय मूल्य नहीं है, मनुष्यता के गुण नहीं है, तो वह मनुष्य नामक पशु ही कहलाएगा। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा हमारा? बी। नेक्स्ट, दिए शब्दों के में अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द छांटिए, यानी कि 4 शब्द जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ भिन्न है। तो हमें देखना है निशाना, उद्देश्य, लक्ष्य और उद्धार। तो बेटा, निशाना यानी टारगेट, उद्देश्य यानी टारगेट, लक्ष्य यानी टारगेट। यहाँ पर सही शब्द क्या होगा? सही अर्थ क्या, सही आंसर क्या होगा हमारा? उद्धार।
उद्धार एक डिफरेंट वर्ड है। उद्धार का मतलब होता है किसी को मुसीबत से निकालना, किसी को किसी कठिनाई से दूर करना, उद्धार करना, तारण करना। ठीक, बाकी तीनों हमारे एक ही अर्थ की ओर इंगित करते हैं, लेकिन उद्धार हमारा एक डिफरेंट अर्थ वाला शब्द है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? डी। अनुच्छेद में जंजाल शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर जंजाल जो दिया गया है ये किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? त्राहि त्राहि? नहीं। समस्या? नहीं। प्रयत्न या झंझट? तो एक बार इसको देख लेते हैं, पता चल जाएगा। वह शास्त्र, वह ग्रंथ, वह कला, वह नृत्य, वह राजनीति, वह समाज सुधार जंजाल मात्र है जिससे मनुष्य का भला नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? झंझट। ये सब फालतू के झंझट हैं जिनसे कोई मनुष्य का कोई भला नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट, बुद्धिमानी। बुद्धिमानी शब्द है, बुद्धिमानी शब्द विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है या सर्वनाम है? तो हम बोलेंगे बुद्धिमान व्यक्ति। अगर मैं ये बोलती हूँ बुद्धिमान व्यक्ति, तो सीधी सी बात है, व्यक्ति की विशेषता है बुद्धिमान, तो ये मेरा शब्द क्या बनता है? विशेषण। लेकिन जब मैंने खुद से बोला बुद्धिमानी, बुद्धिमानी हमें संकट से बचा सकती है, तो बुद्धिमानी क्या है? संज्ञा। बुद्धिमान एक विशेषण है और बुद्धिमानी एक संज्ञा है। ठीक, संज्ञा अपने आप में अकेले प्रयोग हो सकती है, लेकिन विशेषण अकेला प्रयोग नहीं होता। विशेषण को हम किसी के साथ लगाकर प्रयोग करते हैं। विशेषण के साथ हम संज्ञा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन संज्ञा के साथ संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते। हम बुद्धिमान व्यक्ति कह सकते हैं पर बुद्धिमानी व्यक्ति नहीं कह सकते। तो बुद्धिमानी अपने आप में एक संज्ञा है और ये भाववाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि बुद्धिमानी को देखा या सुना या छुआ नहीं जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। तो बुद्धिमानी एक भाव है बुद्धिमान होने का। तो इस वजह से बुद्धिमानी शब्द हमारी क्या है? संज्ञा। और कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ठीक, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सी। ये हमारा अगला अनसीन, अगला अपठित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगले अनसीन को। इसके बाद हम लेते हैं नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर, गद्यांश नंबर 4। ठीक, कल हमने 2 गद्यांश 2 अलग अलग वीडियोस में दिए थे क्योंकि वो थोड़ा लेंथी थे। तीसरा गद्यांश हमने अभी कंप्लीट किया। अब हम आते हैं अगले गद्यांश की ओर, गद्यांश 4। तो बढ़ते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। बाजार के विज्ञापनों ने हिंदी को एक क्रांतिकारी रूप दिया जिसमें रवानगी है, स्वाद है, रोमांच है, आज की सबसे बड़ी चाहत का अकूत संसार है। कई बार अकूत का अर्थ बच्चे नहीं समझ पाते, तो मैं आपको बताती हूँ। अकूत का अर्थ होता है असीम, ठीक, या अनंत। इस तरह हिंदी भविष्य की भाषा, समय का तकाजा और रोजगार की ज़रूरत बनती जा रही है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है। सूचना क्रांति ने विश्व को डिबिया बना दिया है। डिबिया बनाने का मतलब क्या है? बहुत छोटा बना दिया है। मीडिया की जागरूकता ने समाज में एक क्रांति ला दी है और इस क्रांति की भाषा हिंदी है। इतने सारे समाचार चैनल हैं और सभी चैनलों पर हिंदी अपने हर रूप में नए कलेवर तेवर में निखर कर, संवर कर, लहर कर, बोले तो बिंदास बनकर छाई रहती है। ठीक, कलेवर का अर्थ होता है रूप रंग। तुलनात्मक अर्थों में आज अंग्रेजी पत्रकारिता से हिंदी पत्रकारिता का मूल्य, बाजार, उत्पादन, उपभोग और वितरण बहुत बड़ा है। यानी कि अगर हम दोनों में तुलना करें तो हिंदी का मूल्य, बाजार, उत्पादन, उपभोग और वितरण बहुत बड़ा है। ठीक, प्रिंट मीडिया की स्थिति ज़्यादा बेहतर है। पत्र पत्रिकाओं की लाखों प्रतियां रोज़ाना बिकती हैं। चीन के बाद सबसे अधिक अखबार हमारे यहाँ पढ़े जाते हैं। हिंदी के संप्रेषण की यह मानवीय, रचनात्मक और सारगर्भित उपलब्धि है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे सबसे अधिक अखबार पढ़े जाते हैं। पत्र पत्रिकाएं हिंदी की गुणवत्ता और प्रचार प्रसार के लिए कृत संकल्प हैं।
यानी कि पत्रिकाओं ने संकल्प कर रखा है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। यह भ्रम फैल गया था कि हिंदी रोजगारोन्मुखी नहीं है, यानी कि लोग ये सोचते थे कि हिंदी रोजगार की ओर उन्मुख नहीं करती, यानी कि हमें रोजगार नहीं दिला सकती। आज सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रों में करोड़ों हिंदी पढ़े लिखे लोग आजीविकोपार्जन कर रहे हैं, यानी कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में करोड़ों हिंदी को जानने वाले हैं लोग, जो किसी और भाषा को नहीं जानते, वो अपनी आजीविका उपार्जन कर रहे हैं, यानी कि अपनी आजीविका कमा रहे हैं। ठीक, भविष्य में हिंदी की बाजार मांग और अधिक हो सकती है, ये तो वर्तमान स्थिति है, आगे और अच्छी हो सकती है। पसीनों में, प्रार्थनाओं में, सिरहानों की सिसकियों में और हमारे सपनों में तब तक हिंदी रहेगी जब तक वह बिना किसी पीड़ा या रोग के सप्राण, सवाक और सस्वर रहेगी। यानी कि हमारे पसीने में, प्रार्थना में, सिरहाने की सिसकियों में, हमारे अपने सपनों में हिंदी तब तक रहेगी जब तक उसके प्राण हैं, उसे सवाक है यानी उसे बोला जा रहा है, और उसमें स्वर है यानी सस्वर है। ठीक, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। उपर्युक्त अवतरण के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उपर्युक्त शब्द जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपके शुद्ध वर्तनी में आ चुका है। इसका संधि विच्छेद होता है उपरि प्लस उक्त, ये यण संधि का एग्जाम्पल है। और उपयुक्त शब्द भी इस लाइन में आ गया है। उपयुक्त का अर्थ होता है योग्य। ठीक, उपरि उक्त का अर्थ होता है ऊपर लिखा हुआ। इस तरह से इसका विच्छेद करते हैं हम, उपरि प्लस उक्त, ये यण संधि से बनता है। इसका अर्थ है उपर्युक्त यानी ऊपर कहा गया, और उपयुक्त जो लिखा है उसका अर्थ होता है योग्य। शीर्षक दीजिए। हिंदी का अकूत संसार, हिंदी समय की मांग, हिंदी की आवश्यकता या हिंदी का महत्व। तो हिंदी का महत्व इसका सही आंसर है। ठीक, हिंदी रोजगार भी देती है, हिंदी आगे बढ़ती भी चली जा रही है। हिंदी इंग्लिश की तुलना में हिंदी का प्रचार प्रसार, हिंदी का क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो हमारा सही आंसर होगा हिंदी का महत्व, जिसके अंदर ये सभी आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बी इज द राइट आंसर। तुलनात्मक दृष्टि से लेखक ने किस पत्रकारिता को व्यापक माना है? हिंदी पत्रकारिता, अंग्रेजी पत्रकारिता, स्थानीय पत्रकारिता या कोई नहीं? तो हिंदी पत्रकारिता को उन्होंने बहुत व्यापक माना है कि तुलनात्मक दृष्टि से हिंदी और अंग्रेजी में कंपेयर किया जाए तो हिंदी पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ए। प्रिंट मीडिया से क्या तात्पर्य है? दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट या समाचार पत्र और पत्रिकाएं। प्रिंट मीडिया आप जानते ही होंगे, फिर भी बता देती हूँ। प्रिंट मीडिया यानी कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं, जहाँ चीज़ें प्रिंट होकर हमें पढ़ने को मिलती है। ठीक, तो प्रिंट मीडिया से तात्पर्य है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। बी इज द राइट आंसर। सरकारी शब्द का विलोम निम्न में से है। सरकारी का विलोम क्या होता है? गैर सरकारी। ठीक, अर्ध सरकारी का अर्थ होता है जो आधा सरकारी है आधा प्राइवेट है, और गैर सरकारी इसका सही विलोम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गैर सरकारी। अतीत शब्द का विलोम निम्न में से है। अतीत का अर्थ होता है भूतकाल, और भूतकाल का विलोम क्या होता है? भविष्यकाल। तो अतीत का सही विलोम क्या होगा? सी। समय शब्द का पर्यायवाची निम्न में से है। समय का पर्यायवाची पवन भी नहीं हो सकता, निवेदन भी नहीं है। समय का पर्यायवाची क्या है? वक्त। तो हमारा सी इज द राइट आंसर। प्रार्थना शब्द का पर्यायवाची निम्न में से है। किसी से प्रार्थना करना, भाई पसीना यानी स्वेद, सिसकी तो सिसकना, वक्त यानी समय, पसीना, प्रार्थना का अर्थ क्या होता है? निवेदन। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। संप्रेषण में उपसर्ग है। उपसर्ग मैं आपको बताती हूँ, कल मैंने आपको प्रत्यय बताए थे अपनी पिछली वीडियो में। उपसर्ग, प्रत्यय मैंने बताया था, प्रत्यय पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं। उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, सार्थक शब्द में लगते हैं और शब्द के आगे लगाए जाते हैं पहले। तो यहाँ पर जो शब्द है वो है हमारा संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ होता है
एक दूसरे तक विचारों का आदान प्रदान। तो यहाँ पर जो सार्थक शब्द है वो है प्रेषण। प्रेषण का अर्थ होता है भेजना, किसी को कोई चीज़ प्रेषित करना, और इसका उपसर्ग है सम। व्यंजन संधि जुड़ी हुई है, व्यंजन संधि जुड़ी हुई है, सम और प्रेषण मिलकर शब्द बना है संप्रेषण, और इसका उपसर्ग भी क्या होगा, सम। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो इसका सही आंसर है ए। आप लोग नोट कर लीजिए अलग से, वो म नहीं है, वो सम होना चाहिए। इसमें और इसमें जो अंतर है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने आपको बताया था यण संधि यानी कि स्वर संधि, और ये व्यंजन। स्वर संधि में दोनों तरफ स्वरों का होना कंपलसरी है। तो आप देखिए यहाँ पर ई है और यहाँ पर ऊ है। और व्यंजन संधि में एक तरफ स्वर एक तरफ व्यंजन हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तरफ व्यंजन जरूर होगा। यहाँ पर दोनों तरफ व्यंजन है, यहाँ पर पा है और यहाँ पर मा है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे 4 अनसीन 4 अपठित पैसेज कंप्लीट होते हैं। अब हम लेकर आएंगे आपके लिए एक और गद्यांश लाएंगे, और इसके बाद फिर हम पद्यांश की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। थैंक यू।